हाँ तो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हाल चाल है बेटा? पिछला एक्चुअल में क्या है ना कि पिछला सॉल्यूशन जो जैसे आपके पास पहुंचा था टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, जो आपने देखा होगा, तो आज क्या करेंगे हम, ये जो सॉल्यूशन आपके पास भेजना है, जो पेपर अभी हुआ है रिसेंटली, ठीक है, ईस्ट संडे पेपर्स हो रहे हैं, तो टॉपिक इसमें जो इन्वॉल्व है इसका जो सॉल्यूशन आज होने वाला है, उसमें टॉपिक इन्वॉल्व है बेटा बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप मेरी बात को स्ट्रेट वे में इस तरीके से समझो कि बाइनोमियल के जो क्वेश्चंस हैं उनको तो मैं बताता चला जाऊंगा यहाँ पर सारे लाइन से। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो एक बार वो आप अपना आके एक बार संस्थान में आके पूछ लेना। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई कोचिंग सेंटर आ सकता है, आके पूछ सकता है, सारी बात है, ठीक है। वो डिस्कस नहीं करूँगा, कहने मतलब हम केवल और केवल बाइनोमियल सेलेक्टेड क्वेश्चंस उठा के इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। आगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो मैं करा दूंगा, कुछ नहीं भी हैं तो वो आप मेरे से आके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, मैं बता दूंगा उनको फिर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से चेक करो, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51 देखो बेटा, द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 5x - 7x क्यूब की पावर 13165। तो कुछ इस तरीके से लिखा है। सम ऑफ कोफिशिएंट आपको बताना है, क्वेश्चन 51। सम ऑफ कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन दिया है 1 + 5x - 7x क्यूब की पावर 1365। अच्छा, ये ध्यान रखना, कभी भी आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट्स के बारे में पूछा जाए, मतलब क्या कह रहे हैं वो, कि इसको जब हम ओपन अप करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो सारे कोफिशिएंट्स का सम क्या आएगा, यानी कि वेरिएबल को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बस इतना सा ध्यान रखो कि जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है, जैसे x बराबर जो भी लिखा है वेरिएबल, उसकी जगह पर 1 रिप्लेस करा दिया जाता है। अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट पता करना है तो x की जगह पर आप उठाकर इसमें 1 रिप्लेस करा दो, और फिर इस बात को और चेक करो कि ये जो नंबर लिखा है टॉप पर इंडेक्स में, ये नंबर एक ऑड नेचर का नंबर है बेटा। कैसा नंबर है ये? एक ऑड। तो ऑड नंबर है, और इसमें जब 1 आप नीचे रिप्लेस कराओगे तो ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि 1 + 5 - 7 की पावर ऑड मेंटेन करेगा। ऑड नंबर ही तो है। तो यहाँ से सोचो, ये आ गया -2 + 1 -1, तो अल्टीमेटली बेस में आ रहा है -1 की पावर ऑड, तो कितना आएगा? -1। और यही है आपका सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट इस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए इसमें, तो ऑप्शन आपका कौन सा टिक लग रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा इसमें? आपका डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो 51 है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन राइट होगा। देख लो एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखो। क्वेश्चन नंबर 52 में ध्यान से देखो, आपसे क्या कहा गया है कि 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन कुछ इसका बाइनोमियल लिखा है ये y प्लस 1/y प्लस y² की पावर 10। लेकिन उसने एक चीज और बोल रखी है, व्हेन एक्सपेंडिंग इन अ डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, यानी कि डिक्रीजिंग पावर
ऑफ वाई, उसके लिए सेवेंथ टर्म बताना है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का। डिक्रीजिंग पावर ऑफ वाई के लिए सेवेंथ टर्म बताना है। तो सबसे पहले क्या काम किया करो कि इसमें से आप डिक्रीजिंग पावर ऑफ वाई अगर निकालना है तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। डिक्रीजिंग पावर ऑफ वाई के लिए पहले आप इसमें से कुछ भी एक टर्म कॉमन ले लो। तो एक कोई भी टर्म जब आप कॉमन लोगे इसमें से, चाहे आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लो चाहे 1/y कॉमन ले लो, जिससे क्या होगा कि एक्सपेंशन में केवल एक ही तरफ बचेगा वेरिएबल। यहाँ तो दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट है वेरिएबल का, केवल एक तरफ वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको y को अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप कॉमन ले लें अगर इसमें से, लेट अस सपोज कि मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने पर होगा क्या, y पर पावर 10 आ जाएगी, वाई स्क्वायर पर पावर 10 आएगी। और इंटरनल स्ट्रक्चर में चेक करो तो ये तो हो गया 1 प्लस 1/y पर पावर क्यूब की पावर 10 मेंटेन करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है यहाँ तक कि किस तरीके से इसमें चीजें की जा रही हैं। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ये दे रखा है 1 प्लस 1/y की पावर क्यूब की पावर 10। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग जो है अरेंजमेंट निकालना है y का। तो y का डिक्रीजिंग अरेंजमेंट निकालने के लिए इसका सेवेंथ टर्म लिखना है। तो सेवेंथ टर्म आप जब आप लिखोगे इसका, तो इसका सेवेंथ टर्म में हर टर्म में y की पावर 20 मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसको लिखा कैसे जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है y की पावर 20 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/y की पावर क्यूब की पावर 10। और इसका सेवेंथ टर्म जब लिखेंगे तो आपने पढ़ रखा है TR+1 इक्वल्स टू NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ये जनरल टर्म होता है बाइनोमियल का, एज इट इज अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा y20 1/y की पावर क्यूब, इसकी पावर 6 कर दो, और 1 की पावर कितना हो जाएगा, 6 पावर इस पर चला गया 10 में से जाकर, ये 4 हो गया। और इसको लिख सकते हैं 10c6। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, इसमें रिप्लेस कराएंगे 10c6 1 की पावर 4 1/y की पावर क्यूब की पावर 6। तो दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा अपना, तो एक्सपेंशन जब आएगा तो ये तो आ गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4 इंटू यहाँ आ गया y की पावर 20 अपॉन y की पावर 18। और ये पावर से ये पावर खत्म होगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लो आप। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लिखा जा सकता है 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म, इसको लिख सकते हैं 4 3 2 इंटू 1। तो बेटा ये 4 इंटू 2 8 को ख़त्म कर देगा, ये इससे 3, और ये कितना मेंटेन करेगा 7 इंटू 3 21 और 10, तो 210। तो 210 वाई स्क्वायर, ये सेवेंथ टर्म आएगा इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ वाई। डिक्रीजिंग पावर ऑफ वाई में ये सेवेंथ टर्म आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम ध्यान से समझना 1/y की पावर क्यूब में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, और ये 20 बार बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर डिक्रीज ही होती चली जाएगी। ठीक है, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रहेगा। तो 210 वाई स्क्वायर, और ये आपका इसमें सी ऑप्शन टिक लग जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में दे रखा है वैल्यू आपको बतानी है NC1 प्लस NC1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस NC3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस NC5 डिवाइडेड बाई 6 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब इस बात को समझो कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई इंटीजर्स नंबर फॉलो होते हैं तो वी हैव टू बी गो थ्रू द इंटीग्रेशन प्रोसेस। इंटीग्रेशन प्रोसेस उसमें अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन की हेल्प से ही सॉल्व की जाती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसमें भी कंटिन्यूस अरेंजमेंट नहीं है। NC1 के बाद NC3 आ रहा है, NC3 के बाद NC5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप एक्सपेंशन लिखते हो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, तो वो एक्सपेंशन होता है NC0 x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 एंड NC3 x की पावर 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n का होता है इंक्रीजिंग पावर ऑफ x के लिए। सेम इसी तरीके से बेटा इस बात को समझो, क्योंकि हमको केवल ऑड टर्म्स चाहिए। तो एक नेगेटिव का एक्सपेंशन जब आप लिखोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर n के लिए NC0 माइनस एक्स की पावर 0 तो वही रहेगा और माइनस NC1 x प्लस NC2 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस NC3 x की पावर क्यूब एंड डॉट डॉट। इससे क्या हुआ कि देखो ऑड पावर थी बेटा, तो माइनस एक्स रखोगे तो माइनस 12 आ जाएगा। माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर ही होता है। एक्स की पावर क्यू और माइनस एक्स की पावर क्यू, ये दोबारा माइनस 12 आएगा। तो ये दो एक्सप्रेशंस आपके तैयार हो गए। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन और 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन तैयार हुआ। हैव यू अंडरस्टूड? उसके बाद सोचो आपको केवल ऑड टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं। 1, 3, 5 दीज आर द काइंड ऑफ टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन योर एक्सप्रेशन। तो आप इसमें से इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इवन वाले तो खत्म हो जाएंगे और ऑड वाले ऐड हो जाएंगे। तो यहां से देखना ध्यान से सभी लोग, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n इक्वल्स टू, ये खत्म होकर ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे। बेटा इन दोनों को ऐड करोगे 2 तो बाहर ही आ जाएगा और इसको लिख सकते हो NC1 x प्लस NC3, ये तो खत्म ही हो जाएगा, x की पावर क्यूब प्लस NC5 x की पावर 5 एंड डॉट 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 दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। ये निकल कर आया। अब इस पूरे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को आप इंटीग्रेट कर दो विद, बिकॉज इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है क्योंकि 2 चाहिए 4 चाहिए, ये कैसे आएंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से, पावर एक ज़्यादा होके आएगी। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ, तो यहाँ चेक करो 2, इंटीग्रेशन करो हर इंडिविजुअल टर्म का, तो NC1 तो बाहर ही रहेगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस NC3 x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस NC5 x की पावर 6 अपॉन 6 एंड डॉट डॉट डॉट। और इंटीग्रेशन करा जाएगा डेफिनेट 1 से लेकर 0 के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन इस तरीके से आप मान लो और ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है और dx है यहाँ पर, और यहाँ भी इंटीग्रेशन और dx। और इंटीग्रेशन तुम्हें पता अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, एज इट इज अंदर पेनिट्रेट करके ये सिस्टम बनेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट हमको सेट करनी है 0 से 1, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे, एज इट इज ये एक्सप्रेशन बनकर तैयार होगा। तो दिमाग दौड़ाओ, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 1 और माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और ध्यान से समझ लेना इंटीग्रेशन में
x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में जाता है, तो कोफिशिएंट -1 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस पूरे पे दोबारा से लिमिट सेट कर दो 1 और 0। 1 इसकी अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। जब आप ये लिमिट यहाँ सेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपका तैयार होगा 2, 1 सेट करो इस पूरे में, तो 1 सेट करने पर यही एक्सप्रेशन बनकर तैयार होगा 2 NC1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस NC3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस NC5 डिवाइडेड बाई 6 एंड डॉट डॉट डॉट। और लोअर लिमिट के लिए जब आप 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि सब में x इन्वॉल्व है, तो सब खत्म पीछे की, केवल ये एक्सप्रेशन बचा। सेम यहाँ पर काम किया जाएगा, 1 जब रखेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1, और 1 इसमें रखने पर ये 0, और 0 रखने पर ये सोचो माइनस में मेंटेन करेगा 1 अपॉन n प्लस 1, और 0 यहाँ पर रखने पर ये भी मेंटेन करेगा प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगा के ये बात यहाँ तक निकल कर आएगी। 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1, 1 रखेंगे ये 0 हो गया, लोअर लिमिट रखो 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन अगर इसका करें तो 2 तो ये यहाँ आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1 को लिखा जा सकता है 2 अपॉन n प्लस 1, और एलसीएम वगैरह लोगे तो n प्लस 1 एलसीएम आ गया, ठीक है। n प्लस 1 क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो सिंप्लीफिकेशन जब आप करोगे तो यहाँ से सोचो इसमें से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 तो कॉमन आ गया, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और 2 ये, इससे ये खत्म, ठीक है। ये आपके पास आया 2 की पावर n प्लस 1 होगा ना बेटा, ये पावर एक ऐड हो जाएगी, यहाँ पर भी n प्लस 1 आएगा, तो ये n बचेगा। तो जब इसमें से 2 की पावर n प्लस 1 है और ये 2 है, 2 बाहर लोगे तो ये 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, तो ये कितना बचा, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इसका एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर निकल कर आएगा। देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आई आपको कि नहीं आई मेरी। बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो इसमें C0, C1, C2, C3, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में C0, C1, C2, C3 आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस, देन ये बताना है CK और K प्लस 1, ये बताना आपको। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ वगैरह रिप्लेस कराओगे तो तुम्हारे पास वो एक्सप्रेशन बनकर क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है बेटा C0 अपॉन 1 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस C3 अपॉन 4 प्लस एंड डॉट डॉट डॉट, ये एक्सप्रेशन बनकर तैयार होगा। C0 अपॉन 1 और एक पावर ज़्यादा आएगी, ये जनरल एक्सप्रेशन देख लेना अपनी कॉपी में, ये लिखा है सिग्मा K की वैल्यू 0 से लेके n तक वेरिएट कर रही है, और CK अपॉन K प्लस 1 ये लिखा था। तो K की वैल्यू वेरिएट कराती 0 से n तक, ये एक्सप्रेशन बनकर तैयार हुआ।
और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू या आंसर क्या आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारे पास में जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको यूज़ करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है कि 1 + x की पावर n, तो nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सिस्टम चलता है। तो बेटा अगर तुम इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर, बाय द वे इंटीग्रेशन किया तो इसके नीचे 2 आएगा, इसके नीचे 3 पावर आएगा, इस तरीके से तो रहेगी चीज़ें। तो करो इंटीग्रेशन और 0 से 1 के बीच में करते हैं इंटीग्रेशन। तो 0 से 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन dx, और सेम यहाँ पर भी करेंगे सब, और सब में dx इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है ना, देख लेना एक बार और करो इसको। तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1 और इंटीग्रेशन 1 से 0, और सेम यहाँ पर ये आ जाएगा nc0 अपॉन 1, ठीक है, x1 होगा और ये रहेगा, और x आ जाएगा प्लस nc1 x² अपॉन 2 प्लस nc2 x की पावर क्यूब अपॉन 3 एंड डॉट डॉट डॉट, और यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो पहले तो अपर लिमिट पुट कराओ, तो अपर लिमिट पुट कराओगे ये आ जाएगा nc0 प्लस nc1 अपॉन 2 प्लस nc2 अपॉन 3 प्लस एंड डॉट डॉट डॉट, और बाकी तो सब जीरो ही हो गए लोअर लिमिट के लिए, क्योंकि ये भी जीरो ये भी सब जीरो हो गए। और nc1 की वैल्यू कितनी होती है, nc0 की वैल्यू 1, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो तो ये आएगा 2 की पावर n+1 अपॉन n+1, 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 0 जब रखोगे तो 1 अपॉन n+1, और इस 1 को भी इधर लेकर आएंगे, तो सब कुछ इधर लेकर आ जाओ तो ये आ जाएगा 2 की पावर n+1 -1 और माइनस n अपॉन n+1 हो गया ये, ठीक है। और आपको तो कहाँ से वैल्यू चाहिए, C0 से वैल्यू चाहिए, तो C0 ही है ये C0 है, तो C0 को उधर ही रहने दो, यही आपके पास में मेंटेन करेगा। तो C0 अपॉन 1 और C1 अपॉन 2 और C2 अपॉन 3 एंड डॉट डॉट डॉट, और इसकी वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 2 की, मैं सोच रहा था इसको इधर लेके आना, नहीं C0 यहीं रहेगा इस तरफ ही, तो वैसे इधर आके 1 हो जाता। तो 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 और 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 -1 अपॉन n+1, क्योंकि लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस करके, 0 रखेंगे ना, तो ये आ गया 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, तो ये वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की आपकी, ठीक है, 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, ठीक है, ये आ गया। देख लो, बताओ बात समझ में आ गई आपको एक्सप्रेशन की। तो इसमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 आपको पुट करनी है, ठीक है, और इजी तरीके से फिर मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है आपको, और एक्सप्रेशन है 2nc0 2nc1
और 2n_c1 2n-1 c1 प्लस 2n_c2 2n-2c2 c1 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2n_c0 2n_c1 2n_c1 2n-1 c1 2n_c2 2n-2 c2 c1 इस तरीके से चल रहा है। तो जनरल टर्म की अगर बात करें इसमें, तो इसका जनरल टर्म पहले निकाल लेते हैं। बिना जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट के तो ये सॉल्व होना नहीं है, ठीक है। जनरल टर्म निकालो इसका। तो जनरल टर्म अगर लिखोगे तुम, टी आर की अगर बात की जाए तो 2n, ये फर्स्ट टर्म है, 2n_c आर लिख दो आप यहां पर, या तो फिर आर की वैल्यू 0 से मेंटेन करेंगे तब जाके ये ऐसा होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली आर की वैल्यू 0 से मेंटेन करिए, या फिर 1 से मेंटेन करोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें r-1, क्योंकि तुम सोचो आर की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 2n_c0 आना चाहिए, तो नॉट कब आएगा, 1-1 करने पर, ठीक है। उसी तरीके से सब में यहाँ तो 2n ही 2n चल रहा है, इसमें से 2n घटता चला जा रहा है, तो c1 तो ये मेंटेन करेगा पूरी तरीके से। और ऊपर लिखा जा सकता है 2n, देखो ध्यान से समझना, यहाँ 1 है, ये 1 है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 है, यानी कि 2n में से क्या घटेगा यहाँ पर, -r-1 घट जाएगा। चेक करो, देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 1 है तो 2n में से 1 घटा, यहाँ 2 है तो 2n में से 2 घटा, 3 आएगा नीचे तो 3 घटेगा, ये तो यहाँ है कितना, r-1, तो 2n - r-1, ये इस तरीके से है। तो एक्सप्रेस जनरल टर्म तुम्हारा निकल कर आया। r की वैल्यू कहाँ से वेरिएट होगी, 1 से लेके आगे 1 2 3 इस तरीके से वेरिएट होगी। तो इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 2n_c r-1 और 2n - r+1 c1, तो ये आ गया फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल 2n - r+1, और ये आ गया तुम्हारे पास में फैक्टोरियल 2n - r+1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2n - r, ये मेंटेन करा। तो तुम चेक करो, ये जो टर्म है पूरा ये इससे रिमूव हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल में 2n - r+1 और ये भी खत्म। उसके बाद दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा अपना, दिमाग क्या दौड़ाना है कि अगर मैं ये 2n - r है, अगर इसे r बना दूं तो फॉर्मूला लग जाएगा nc वाला, तो r से ऊपर और r से नीचे प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो ये जो सिस्टम आ रहा है इसको लिख सकते हैं r2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल 2n - r, ये तो 1 हो ही जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है r और 2n_c_r। चेक करो 2n_c_r कैसे होगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2n - r, और r आ गया ये ऊपर नीचे प्रोडक्ट करने पर। तुम्हें पता है इससे एक ज़्यादा डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये इसमें मॉडुलस कन्वर्ट होता है, मतलब आता है ये फंक्शन, मॉडुलस कह रहा हूँ, फैक्टोरियल फंक्शन आता है, ठीक है। तो ये r आ गया 2n_c_r, इस तरीके से बनाइए, और ये आपके पास में निकल कर आया है इसका जनरल टर्म। अब r की वैल्यू आपको क्या करानी है, वेरिएट करानी है। तो r की वैल्यू आप 1 रिप्लेस कराओगे, 2 रिप्लेस कराओगे, इस तरीके से रिप्लेसमेंट चलेगा। तो तुम्हारे पास में, तुम खुद सोचो, r की वैल्यू जैसे जैसे वेरिएट कराते चले जाओगे इसमें जनरल टर्म में, तो तुम्हारे पास बनेगा 1 2n c1 प्लस 2 2n c2 प्लस 3 2n c3 प्लस 4
2nc4 प्लस 5 2nc5 एंड डॉट डॉट। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन होता है बेटा, ये तुम जब इसका एक्सपेंशन ओपन करोगे 1 प्लस एक्स की पावर 2n का, तो ये आएगा 2n c नॉट एक्स प्लस 2n c1 एक्स नॉट आएगा और 2n c2 एक्स स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। और फिर दोबारा से इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट में आती हैं चीज़ें, ये प्रोडक्ट में आएगा, ये प्रोडक्ट में आएंगी सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में जब आएंगी तो ये हो जाएगा आपके पास में, जब प्रोडक्ट में ये करोगे इसको तो यही एक्सप्रेशन तो बनकर तैयार होगा तुम्हारे पास में। तो तुम्हारे पास में ऑप्शंस क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन तो 0 दे रखा है, दूसरा 2 की पावर n, तीसरा n 2 की पावर 2n और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 1। ठीक है, तो 1 और 0 लिखेंगे, इसमें लिमिट इसमें सेट कर देना कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के बीच में, और पूरे एक्सप्रेशन इसको भी, यानी कि इस एक्सप्रेशन को भी लिमिट इंटीग्रेशन करा जाएगा 0 से 1 के बीच में, इसका भी किया जाएगा dx, और तब जाके ये एक्सप्रेशन तैयार होगा जिसमें प्रोडक्ट में आएंगी ये सब चीज़ें। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये पावर आगे आ जाएगी इसमें, और ये पावर आगे इस तरीके से सिस्टम चलेगा ना, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास में निकल कर आएगी n 2 की पावर 2n। और ये आपका एक्सप्रेशन फाइनली सॉल्व होगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें लिमिट की वैल्यू आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2n माइनस 1 और ये सारा काम किया जाएगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन वो सॉल्व होगा, लिमिट सेट कर लेना बस इसमें इंटीग्रेशन करके। तो एक बार देखो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें। तो ये एक एक्सप्रेशन और ये क्वेश्चन था एक। अब बेटा तुमसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में जानकारी मांग रहा है अगले क्वेश्चन में। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट तो तुम्हें पता ही है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि जो मिडिल टर्म होगा वो उसका जो कोफिशिएंट है वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। तो बस इतना सा काम है इसमें, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, कर लेना तुम अपने बेसिस पर। बस इस बात को समझो कि ये लिखा है x प्लस 1/x की पावर 2n। तो आपसे कहा जा रहा है इसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, मिडिल टर्म कोफिशिएंट होता है। मिडिल टर्म जो कोफिशिएंट है वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएगा। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए तुम सोचो, ये तो 2n दे रखा है, 2n क्या है, E1, 2n तो E1 है। तो इसके एक्सपेंशन में टर्म्स कितने आएंगे, एक ज़्यादा टर्म आता है एक्सपेंशन में, और ये कितने होंगे ऑड, और ऑड के लिए सिंगल मिडिल टर्म आता है। तो सिंगल मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका है इसमें कि 2n प्लस 1, ये ऑड को E1 बनाकर 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो 2 से जब डिवाइड दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2n/2 प्लस 1, तो n प्लस 1 आया। तो इसका केवल आपको निकालना है tn प्लस 1th टर्म निकालना है। तो tn प्लस 1th टर्म निकालने का क्या तरीका है कि 2n cn और फैक्टोरियल x की पावर n इंटू 1/x की पावर n, क्योंकि पावर आधी आधी डिवाइड हो जाएगी और ये इसको रिमूव कर देगा, और यही आपका कहलाएगा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट।
ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है 2n/Cn। इसको ओपन अप कर लेना और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, फैक्टोरियल 2n/2n ऐसे करके कर लेना, हो जाएगा। ए ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी वही सिस्टम है कि आपको एक्सपेंशन तो दे ही दिया इसमें पहले ही। क्वेश्चन नंबर 58 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 58 में 1 + x⁴n का एक्सपेंशन दे ही रखा है पहले। nc0 x⁴0 प्लस nc1 x⁴1 प्लस nc2 x⁴2 प्लस nc3 x⁴3 एंड डॉट डॉट डॉट। और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ C0 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 एंड डॉट 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 प्लस Cn-2 Cn, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अब इस बात को समझो, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 और 2। तो कोफिशिएंट्स के बेसिस पर ये एक्सपेंशन तो आपके पास लिखा है। ठीक है, तो दूसरा एक्सपेंशन अगर तुम समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझना, दूसरा एक्सपेंशन लिख लो x, रिवर्स करके इसको लिख दो। तो रिवर्स करके लिखोगे तो इसका मतलब क्या, 1 + x⁴n। एक्सपेंशन जब लिखो रिवर्स करके तो मतलब nc0 x की पावर पूरी आ जाएगी n, nc1 x की पावर अब एक कम हो जाएगी n-1 प्लस nc2 x⁴n-2 प्लस nc3 x⁴n-3 प्लस n डॉट 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 ncn, और अब x⁴0 पूरा रिवर्स हो गया और यहाँ था ncn और x⁴n। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी पावर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ से पावर डिक्रीज होना शुरू हुई है, हाईएस्ट पावर यहाँ है। क्यों? क्योंकि हम कोफिशिएंट्स को रीअलाइन करेंगे। तो तुम सोचो C0 के साथ C2 चाहिए, तो C0 और ये क्या C2, तो C0 और C2 के प्रोडक्ट में x⁴n-2 आ रहा है। इसी तरीके से C1 और C3 में जब इन दोनों को क्लब करोगे साथ में, तो देखो x⁴n-3 और x⁴n-2 हुआ। इसी तरीके से मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट करने से x⁴n-2 का जो कोफिशिएंट आएगा वो यही कोफिशिएंट्स होंगे जो हमसे पूछे जा रहे हैं, C0 C2 C1 C3 C2 C4 एंड Cn-2 Cn। ये हमसे बीच में एक्सप्रेशन जो पूछा गया है ना, वो कब आएगा पता है? जब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके x⁴n-2 का कोफिशिएंट निकालोगे। तो करो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 नहीं जाएगा, 1 + x⁴2n, और 1 + x⁴2n में से x⁴n-2 चाहिए। तो जितनी पावर इस पर चाहिए उतनी पावर तो इसको दे देते हैं, n-2 इसको दे ही दो, और यही n-2 आपके c के नीचे आ जाएगा और टोटल पावर यहाँ पहुँचेगी और बची हुई पावर 1 पर। तो 1 पर तो कोई भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x⁴n-2 का कोफिशिएंट ये आया, यानी कि ये सॉल्व होके आएगा पूरा ये बवाल। और इसको सॉल्व कर लो आप चाहो तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n-2 अपॉन 2n - n+2। तो इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n-2 और फैक्टोरियल, ये इससे ख़त्म हो जाएगा n+2, और दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चेक करो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें। कोफिशिएंट चेक कर लो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, C0 को C2 से, C1 को C3 से, C2 को C4 से क्लब करना है। तो क्लब करने का क्या तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो x⁴n/2 x⁴0
x की पावर 1 x की पावर n-3 मल्टीप्लिकेशन करने पर, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके x की पावर n-2 का कोफिशिएंट्स अगर निकाल दूं तो वो कोफिशिएंट्स इंडिविजुअल बेसिस पे इन सब का क्या मेंटेन करेगा, सम मेंटेन करेगा। तो इन सब का सम ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल इसी तरीके पर बेस्ड है। बेटा इसमें जो भी क्वेश्चंस रह जाए ना वो आप मेरे से पर्सनली आके पूछ लेना स्टाफ रूम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। तो क्वेश्चन नंबर 59 चेक कर लो एक सेकंड, क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारी, जैसे क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि वीडियो सॉल्यूशन से एक्सप्लेन करना बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करना, आप मेरे पास आ जाना तो मैं आपको क्लियर शॉट बता दूंगा कि इसमें किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द सीरीज द एक्सप्रेशन दैट हैज बीन गिवन इज 14c0 15c1 प्लस 14c1 और 15c2 प्लस 14c2 15c3 एंड डॉट 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 प्लस 14c4 14c14 और 15c15 दैट हैज बीन गिवन इन अ क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 14c0 और 14c1 14c2 एंड 14c14 ये किस तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, और 15c1 15c2 15c3 एंड 15c15 ये किस तरीके से लिखा है। तो आपको दोनों में ही बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन के केसेस के लिए ध्यान से समझना कि जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर 14 का एक्सपेंशन है, तो ये एक्सपेंशन जब आप लिखोगे तो तुम्हें ये बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि c0 एक्स की पावर नॉट प्लस 14c0 है, ये ध्यान रखना, और 14c1 एक्स की पावर 1 14c2 एक्स की पावर 2 एंड डॉट 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 द लास्ट वन टर्म इज 14c14 और एक्स की पावर पूरी पावर अटेन कर लेगा 14। हैव यू अंडरस्टूड? एंड द सेकेंड वन टर्म इज 1 प्लस एक्स की पावर 15 देन 15c0 एक्स की पावर नॉट 15c1 एक्स की पावर 1 15c2 एक्स की पावर 2 एंड डॉट 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 प्लस 15c15 एक्स की पावर ऑफ 15। ये सिस्टम समझ में आ रहा है। और इसी को अगर इसको रिवर्स करके अगर हम लिखते हैं तो रिवर्स करके तुम समझो, क्योंकि 14c0 का 15c1 से करना है, तो रिवर्स करके लिखोगे तो यहाँ पर पावर हो जाएगी टोटल 15, यहाँ पर पावर हो गई 14, यहाँ पर पावर हो जाएगी 13 एंड डॉट 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 यहाँ 0 मेंटेन करेगा। अब दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, एक्सप्रेशन आपने ये डिक्रीजिंग पावर के टर्म्स में लिख दिया, ये इंक्रीजिंग पावर के टर्म्स में लिख दिया। आपको 14c0 और 15c1 चाहिए, तो 14c0 और 15c1 ये दोनों टर्म्स आप उठाओगे तो x की पावर 14 नजर आ रहा है। इसी तरीके से 14c1 और 15c2 में जब आप इन दोनों को उठाओगे तो चेक करो ध्यान से, दोबारा x की पावर 14 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? x की पावर 14 ही नजर आ रहा है। इसी तरीके से 14c14 और 15c15 उठाओ, प्रोडक्ट करो, x की पावर 14 नजर आ रहा है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर 14 का निकाल दिया जाए तो काम हो जाएगा। तो मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 29, इसमें से आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 14, क्योंकि x की पावर 14 ही इसका फाइनल आंसर को मेंटेन करेगा। तो तुम सोचो x पर पावर तो आपको 14 चाहिए,
तो बची हुई पावर 1 पर जाएगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 29C14 मेंटेन करेगा ये। और यानी कि ये जो टर्म्स लिखे हैं इनका आंसर हो जाएगा 29C14, क्योंकि ये सब ऐड होके आएंगे ना, 29C14, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 29C14। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। चेक करो एक बार, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें आप कुछ क्वेश्चन जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह के हैं वो तुम मेरे से आगे डिस्कस कर लेना। अभी मैं आगे चलता हूँ। जो क्वेश्चन जैसे एक प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन था 69, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं बता देता हूँ अभी तुम्हें यहीं पर ही। बेटा जिसको भी दिक्कत है किसी भी तरीके से, टॉपिक अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होता तो मैं ये बता भी देता, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे को भी है, तो एक बार आके आप मेरे से पूछ लेना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है मैं करा ही रहा हूँ आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 69, देखो 68 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 में अगर देखो सपोज ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूला होता है। उसके फॉर्मूला क्या है कि P कैपिटल X बराबर स्मॉल x बराबर Fx, ये होता है NC x P की पावर x और Q की पावर n माइनस x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में होता है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हो आप, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायल्स यू हैव टेकन, और सक्सेसफुल कितने ट्रायल्स में रहे, फेलियर किस में हो रहे, तो सक्सेसफुल होने की उसमें ट्रायल में प्रोबेबिलिटी पी होती है, उसकी पावर नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, और क्यू फेलियर है, फेलियर की नंबर ऑफ पावर अनसक्सेसफुल ट्रायल्स, और एनसीआर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है ये। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर आपसे कहा गया कि डिवाइड किया जाता है P कैपिटल X इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई P कैपिटल X इक्वल्स टू N माइनस R को। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ N एंड R आना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ N एंड R आना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ N एंड R के लिए ऑप्शन आपको दे रखा था। फर्स्ट वन ऑप्शन इज 1/3 एंड द सेकंड वन ऑप्शन इज 1/2 एंड द थर्ड वन ऑप्शन इज 1/4 एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन। नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि आपको इसमें सॉल्व करना है, तो यही फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई कर दें, और प्रोबेबिलिटी आपकी P दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन में N और P, इंडिपेंडेंट ऑफ N एंड R, देन P इज इक्वल्स टू। तो P के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि P की वैल्यू क्या रखी जाए, द वैल्यू ऑफ P निकालना है। तो देखो P अगर प्रोबेबिलिटी है तो Q बराबर 1 माइनस P होता है, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से अगर घटा दिया है तो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये आ गया तुम्हारे पास में, इसके लिए फॉर्मूला लगाओ NCR P की पावर R और 1 माइनस P की पावर N माइनस R डिवाइडेड बाई NC N माइनस R P की पावर N माइनस R और 1 माइनस P की पावर R, ये। ठीक है, और तुम्हें पता है NCR बराबर NCN माइनस R होता है, तो ये तो आपस में खत्म कर देंगे एक दूसरे को। अब ये वैल्यू निकालनी है जो कि इंडिपेंडेंट रहे N और R पर, तो N और R से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क
नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अगर करना चाहें इसको तो कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है कि पी वाले टर्म्स और वो सब टर्म्स अलग अलग आप अपना रख लो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन और आर के लिए ध्यान से सुनना कि सिंप्लीफिकेशन जब आप करोगे तो ये एन माइनस आर है, इसको इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल पावर इस पर हो जाएगी और आर वाली चीज़ें अलग और एन वाली चीज़ें अलग कर लेंगे। तो दिमाग दौड़ाओ, देखो ये आर यहाँ से पी की पावर एन माइनस आर है, यहाँ से आर हटा दूँ तो ये 2r हो जाएगा इधर, देखते चलना। और यहाँ एन माइनस आर है, इधर इधर 2r हो जाएगा अगर यहाँ से मैंने r हटा दिया। इन दोनों को क्लब करो और n पावर लगा दो तो ये आया 1 माइनस पी अपॉन पी की पावर n अपॉन, और इन दोनों पर 2r लगा दो और नीचे लिखो p अपॉन 1 माइनस पी। अब एक बात बताओ, n और r पर वैल्यू डिपेंड ना करे, तो वैल्यू डिपेंड ना करे इसका मतलब कि ये इंटरनल वैल्यूज जो है वो 1 बन जाएं कैसे भी करके। अगर ये वैल्यूज 1 बन गई तो n की वैल्यू और r की वैल्यू से फाइनल वैल्यू पर, जो फाइनल वैल्यू है उस पर कोई फर्क n और r का नहीं रहेगा। तुम सोचो, ध्यान से समझना, अगर इसकी वैल्यू 1 के अलावा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हुआ, कोई भी वैल्यू हुई, तो बेटा पावर अगर चेंज होगी तो इसकी ओवरऑल वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि ये एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा n और r पर, और वो कह रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट करना है n और r से, यानी कि n और r पर ये डिपेंड ना करे। तो कब डिपेंड नहीं करेगा? जब बेस में 1 बनेगा और दोनों जगह ऐसा होगा। तो तुम चेक करो कि अगर तुमने 1/3 लिया तो 1 माइनस 1/3 अपॉन 1/3 के लिए ये कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आएगी जो 1 नहीं आएगा, और ये एक्सप्रेशन भी 1 नहीं आएगा। लेकिन 1/2 लेके चेक करो, p की वैल्यू अगर 1/2 लेते हो, p की वैल्यू क्या ले लो? 1/2। तो 1/2 लेने का फायदा समझ रहे हो कि 1 माइनस 1/2 अपॉन 1/2 ये होता है 1/2 अपॉन 1/2, और ये 1/2 को खत्म करके कितना बनेगा? 1। यानी कि ये जो इंटरनल सिस्टम है ये तुम्हारा कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। किस वैल्यू के लिए? जब p की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो n और r पर डिपेंड ही नहीं करेगा ये एक्सप्रेशन, n और r कुछ भी बना रहे। और ध्यान से समझ लेना, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। तो अल्टीमेटली 1 माइनस पी अपॉन पी की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो रेसिप्रोकल की भी 1 ही होगी। तो यहां से ये आ गया 1 माइनस पी बराबर p, तो 2p बराबर 1, तो p बराबर कितना है? 1/2। ये तो इसलिए इसका बी ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। चेक करो, मतलब पूरा हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, पूरा हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट अप्लाई होकर ये क्वेश्चन मेंटेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो बेटा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, इसमें कुछ नहीं, काफ़ी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से वो पूछ लेना आकर। वीडियो सॉल्यूशन में इतनी ही बात कर सकता हूँ मैं, आके पूछोगे तो फिर वहाँ पर सारी चीज़ें इलेबोरेट कर दूंगा आपको। ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है, पूछ लेना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है 969099, तो नंबर में दे दूंगा, व्हाट्सअप कर देना मेरे को और फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, पर्सनली। क्वेश्चन 74 देखो, क्वेश्चन 74 में दे रखा है, ये तरीका होता है बैग वगैरह वाला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये बैग ए है और ये बैग बी है, तो बैग ए, बैग बी, बैग ए और बैग बी। बॉल्स वगैरह का सिस्टम क्या है? बैग ए में 2 वाइट बॉल्स, वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, और इसमें सेकंड बैग में 4 वाइट एंड 4 वाइट एंड 5 ब्लैक, सॉरी 5 रेड बॉल्स।
ठीक है, तो आपसे ये कहा रहा है कि a bag A contains 2 white balls and 3 red balls and a bag B, इसमें लिखा नहीं है, बैग B contains, देख लेना मेरे करेक्शन है कुछ, अब बैग B contains 4 white and 5 red balls, दूसरा बैग। आपसे कहा जाता है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी भी एक बैग में से कोई एक बॉल निकाली जाती है। तो बॉल निकालने से पहले, कोई भी एक बॉल निकालने से पहले बैग तो चूज करना पड़ेगा, वेदर यू आर चूजिंग द बैग ए एंड अ बैग बी, डिपेंड करता है। तो पहले चॉइस ऑफ द बैग क्रिएट करेंगे, देन आफ्टर दैट यू कैन ड्रॉ द बॉल। द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी इज, यानी कि रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी और ये कि वो सेकंड बैग से आई हो। तो तुम सोचो कि सबसे पहले बैग के चूज करने की प्रोबेबिलिटी आती है, तो लेट अस सपोज ए बैग के चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी बैग के, क्योंकि दो बैग हैं हमारे पास में, तो इनकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2 मेंटेन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तुम सोचो कि बैग ए चूज हो चुका है, इसमें से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, इस बैग से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। इसी तरीके से आप सोचो बैग बी हमने चूज कर लिया है और इसमें से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 5/9। ध्यान से समझना, फर्स्ट बैग सेकंड बैग दो ही बैग हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2 बैग ए के चॉइस करने के बाद रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, बैग बी के चॉइस करने के बाद रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 5/9, ये होता है। अब आपने पढ़ा होगा जो थ्योरम वगैरह होती है, थ्योरम का नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यूज स्टेटमेंट कैसे होता है कि बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी और बैग बी से आई हो, यही कह रहे हैं ना, हाँ, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी बैग बी से आने के लिए, तो यहाँ पर बेटा किस तरीके से अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी रेड डिवाइडेड बाई बी बैग इंटू पी बी डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड डिवाइडेड बाई ए प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड डिवाइडेड बाई बी। अप्लाई कर दो ये, तो ये फॉर्मूला होता है इसका अप्लाई करने के लिए, डायरेक्टली बी रेड होता है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ आता है, इस तरीके से मेंटेन करता है ये। तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रेड के आने की 5/9 अपॉन 1/2 इंटू 5/9 प्लस 1/2 इंटू 3/5। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 तो कॉमन लेके ख़त्म ही हो गया, और ये आया 5/9 अपॉन 9 इंटू 5, और ये 25 और नॉमिनल 27, 25 दूनी 50, 52। ठीक है, 9 से तो 9 ख़त्म और ये ऊपर चला जाएगा, तो 25 अपॉन 52 मेंटेन करेगा। ठीक है, ये आया। तो और ये किसके बराबर दे रखा है, m/n के, तो m/n के बराबर दे रखा है, तो m की वैल्यू तो निकल कर आई तुम्हारे पास में 25 और n की वैल्यू आ रही है 52, और तुमसे पूछा जा रहा है वैल्यू पता करो 2m मॉडुलस में 2m माइनस n की। तो 2m माइनस n की वैल्यू के लिए तुम सोचो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 50 माइनस 52, तो ये आया मॉडुलस 2 से आंसर कितना आएगा, केवल 2, माइनस खा जाता है मॉडुलस, और ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए बायस थ्योरम बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज बायस थ्योरम। और इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, एनसीईआरटी जब लगाओगे ना प्रोबेबिलिटी के लिए तो वहाँ भी हैंडल हो जाएंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई तुम्हें। अब इसमें बेटा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें बताए ये तुम्हें करने हैं, ठीक है, ठीक ठाक तरीके से इनको अपना देख लेना। और बाकी इसमें जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि नहीं हुए हैं,
तो बस अब उसमें क्या करना है आपको कि अगर आपको पूछने हैं वो क्वेश्चंस तो आप संस्थान आ जाओ, स्टाफ रूम में बैठ के प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे हम, जो भी डाउट्स है आपके क्लियर डाउट हो जाएंगे, ठीक है। बाइनोमियल के लगभग सारे ही क्वेश्चंस हो गए, लगभग क्या सारे ही हो गए, एक आध क्वेश्चंस भले स्किप हो गया होगा, जो कि डिपेंड करेगा उन्हीं सब कंडीशंस के ऊपर जो कि क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब आपका क्या काम है कि जितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं ये, इनको अपने से खुद से प्रैक्टिस करना कि कितनी लर्निंग आपकी हो पाई है, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं इसमें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी इसके जो क्वेश्चंस नहीं है वो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो। नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, 9690990393। इसके थ्रू आप मेरे से व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं और यू विल गेट योर आंसर विच एवर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इट वुड बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो आप मेरे से। और बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो नहीं हुए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आप मेरे से पूछ लेना और मैं बता दूँगा आपको ईजी तरीके से, ठीक है। ठीक, बाय बाय बाय।